स्टडी विद देव चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए हम सब मिलकर आज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आज पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है जिसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? चलिए पहले इन बातों को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो विश्व की सबसे गहरी खान क्या होता है? विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर की गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसे पढ़ लेना और समझने की कोशिश करना। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। जैसे प्याज है ना दोस्तों, प्याज में एक को छीलने से फिर दूसरा निकलता है, उसी तरह पृथ्वी बना हुआ है, संकेंद्रीय परतों से बनी है। चित्र संख्या 2.1 में दिखाया गया है। तो 2.1 चित्र यहाँ है। यहाँ देख लेते हैं थोड़ा कैसे चित्र में दिया है। ऊपर के भाग को पृष्ठ कहते हैं और यह बीज वाला लाल जो स्थलमंडल कहते हैं, और उसमें जो येलो कलर का है उसको बोलते हैं मेंटल बोलते हैं इसको कोर मेंटल बोलते हैं, इसको सीमा बोलते हैं, इसको बाहरी बोलते हैं, इसको क्रोड बोलते हैं, उसको आंतरिक क्रोड के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो पृथ्वी की सतह को सबसे ऊपरी परत को क्रोड कहते हैं, परपट्टी के नाम से जानते हैं। क्या बोला? पृथ्वी की, एक सवाल यहाँ है, पृथ्वी की सतह को सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। अब एक सवाल पूछेगा, पृथ्वी का सबसे पतली परत कौन है? तो क्या होगा? परपट्टी बोलोगे। यह महाद्वीपीय साहित्य में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह के केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय साहित्य मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी होती है। इसे भी याद रखना। महाद्वीपीय साहित्य में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह के केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय साहित्य मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सीएल क्या कहते हैं? सीएल या सिलिका, सी मतलब सिलिका तथा एल का मतलब एल्यूमिनियम, इसीलिए सीएल के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्य सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सेमी सी मतलब सिलिका तथा में मतलब मैग्नीशियम। इन बातों को भी ध्यान रखना, इन सब बातों का बहुत महत्व है, कहा जाता है। चित्र संख्या 2.2 में दर्शाए गए हैं। तो चित्र 2.2 में देखेंगे, थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं। पहले परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। अब परपट्टी के बाद क्या होता है? मेंटल होता है। परपट्टी के ठीक नीचे क्या होता है? मेंटल होता है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। जो 2900 किलोमीटर, यहाँ नहीं है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्या है? कोर है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्या है? कोर है। अब बोलेगा मेंटल का सबसे आंतरिक
परत कौन सा है? आंतरिक परत कौन है? कोड है, क्रोड है। मेंटल का सबसे आंतरिक परत कौन है? क्रोड है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोडी है। तो चित्र संख्या 2.2 को देखते हैं। यहाँ लिखा है पृथ्वी प्रपट्टी एवं महासागरीय प्रपट्टी, इन दोनों को दर्शाया गया। यह महासागर, यह महाद्वीपीय प्रपट्टी, उसके बाद महाद्वीप, उसके बाद महाद्वीपीय प्रपट्टी को दर्शाया गया है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्य निकल एवं लोहे, निकल वही धातु है, निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे, क्या कहते हैं? नीफे, नी से निकेल और फ से फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। तो यहाँ पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रपट्टी के 85% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। इन बातों को भी देख लेना और समझने की प्रयास करना। सेल एवं खनिज हम डिस्कस करेंगे। सेल और खनिज। पृथ्वी की प्रपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। अब सेल के बारे में यहाँ बता रहा है। क्या बोला? पृथ्वी की प्रपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न यहाँ भी है, अब पूछ लेगा सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या कहोगे? मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय सेल, इसको इग्नियस के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद सेल अवसादी सेल, इसको सेडिमेंट, और तीसरा सेडिमेंट सेल एवं कायांतरित सेल के नाम से, कायांतरित या मेटामॉर्फिक सेल कहते हैं। तो द्रव्य मैग्मा, जो द्रव्य मैग्मा ठंडा होकर ठोस होता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहा जाता है। जैसे ज्वालामुखी फटता है ना, उससे जो मैग्मा जो निकलता है, वो मैग्मा निकलने के बाद जो ठंडा होकर ठोस बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहा जाता है। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं। अब समझना। अब कहता है क्या? आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं। एक अंतर्भेदी सेल और दूसरा बाहरी भेदी सेल। अंतर्भेदी सेल, दूसरा बाहरी भेदी सेल। तो क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। अब लावा कहो या मैग्मा कहो, मैग्मा ही लावा है। मैग्मा कहो या लावा कहो, दोनों एक बात है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रव्य लावा पृथ्वी की सतह पर आता है या तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, प्रपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को क्या कहते हैं? बाहर भेदी या आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी रचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार। अब उदाहरण इसमें दिया गया है। अब आग्नेय सेल का जो उदाहरण दे रहा है वो कहाँ का है? बेसाल्ट, दक्कन का पठार,
उसके बाद बेसाल्ट, बेसाल्ट सेलो से ही बना है। अब बोला बेसाल्ट जो है दक्कन पठार बेसाल्ट सेलो से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपृष्ठ के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। अब सुनो, ये बोलना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है कि द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर मतलब जमीन के अंदर ही क्या हो जाता है, अंदर गहराई में ही ठंड हो जाता है। इस प्रकार से बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। इसे ग्रेनाइट ऐसी ही सेल का एक उदाहरण है। अब कोई पूछ लेगा अंतर्भेदी सेल का उदाहरण क्या है, तो क्या ग्रेनाइट ऐसी ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वह ग्रेनाइट के बने होते हैं। अब समझो दोस्तों, एक बात समझने वाली बात है। यहाँ बोला क्या कि उदाहरण के लिए लई मसालों तथा दानों को मतलब चूर्ण बनाने के लिए जिन घर्षण मतलब अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। जैसे ये तो अब आजकल गांव देहात में मतलब गांव देहात में ही देखने को मिलेगा। जो रूरल एरिया जो है वहाँ वही दिखाई मिलेगा, क्योंकि अभी तक वो सब चल रहा है। जो मसाला जो पीसने वाला जो पत्थर होता है ना, वो ग्रेनाइट का बना होता है। उसी में देखे हैं कि उसी में हम भी रूरल एरिया से हम भी डेवलप करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो हम देखे हैं कि मेरा भी घर में एक उसी प्रकार का पत्थर ग्रेनाइट का पत्थर रखा हुआ है और उससे मसाला बांट के खाया जाता है। आजकल तो फैशन निकल गया है, मिक्सी में डालो मसाला पीसो। तो सेल तो ये पता चल गया कि ग्रेनाइट से बनता है वो मसाला पीसने वाला जो मसाला का चूर्ण बनाता है, ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ होता है। जो अंतर्भेदी अग्नि सेल से बने होते हैं ग्रेनाइट वाला पर्वत नहीं यार, सॉरी, सेल बने होते हैं, सेल बने होते हैं। अब यहाँ कुछ बात दिया गया है, इन्हें कुछ सीख लेते हैं। बोलता है शब्द की उत्पत्ति कैसे होता है। इग्नियस क्या? इग्नियस लैटिन शब्द इग्नियस जिसका अर्थ है अग्नि। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं इग्नियस तो इग्नियस लैटिन शब्द इग्नियस जिसका अर्थ है अग्नि। तो सेडिमेंट क्या है? सेडिमेंट लैटिन शब्द सेडिमेंट जिसका अर्थ है स्थिर। सेडिमेंट का मतलब क्या? स्थिर। लैटिन शब्द सेडिमेंट जिसका अर्थ है स्थिर। मोटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मोटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन मतलब किसी भी चीज में परिवर्तन होना, रूप में परिवर्तन होना। शब्दावली जीवाश्म यहाँ शब्दावली दिया हुआ है। जीवाश्म सेलों का परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। अब जीवाश्म शब्द का मतलब समझ गए दोस्तों। कोई भी आपको पूछेगा जीवाश्म का मतलब क्या होता है, तो जीवाश्म का मतलब आप लोग भली भांति जान चुके हैं कि क्या होता है। तो आप लोग कोई अगर पूछे जीवाश्म है क्या चीज़, तो सेलों के परतों में दबे, क्या बोलोगे? सेलों के परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। तो अब आपको पूछ लेगा तो सेलो क्या होता है, तो आप यही कहोगे सेलो, क्या कहोगे? सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। सेलो दो प्रकार के होते हैं, अग्निय सेलो दो प्रकार के होते हैं, अग्नि अंतर्वेदी और बाहरवेदी। यही तो है, यही तो पढ़े ना आप हम लोग।
यही तो पढ़े यार, आग्नेय और अवसादी। सॉरी, हम लोग कुछ गलती कर दिए क्या। मैंने बोला कि सेल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, उसके बाद अवसादी, उसके बाद कायांतरित। ये 3 प्रकार के बारे में पढ़े। उसके बाद आग्नेय में पढ़े, आग्नेय में 2 प्रकार के होते हैं, तो क्या, अंतर्वेदी और बाहरवेदी। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा भटक गए थे, अब रास्ते में आ गए। सेल लुढ़क कर, चलकर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अब समझो अवसाद है क्या चीज़, जान गया कि अवसाद है क्या चीज़। कोई भी पत्थर या कुछ भी हो, यहाँ से वहाँ ठोकर खाते जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और वह छोटे छोटे टुकड़ों में या कणों में मतलब रूपांतरित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मतलब अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एवं स्थान के दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर देती है। अब समझो, जैसे रेगिस्तान, अगर राजस्थान में जाइएगा ना, तो वहाँ बालू का ही ढेर दिखेगा, क्योंकि इतना तेज हवा चलता है ना, उसको एक जगह से लेकर दूसरी जगह इकट्ठा कर देता है, जमा कर दिए जाते हैं। यह अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों की अवसादी सेल कहते हैं। इस प्रकार के अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, उदाहरण के लिए यहाँ बोलता है, उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत दोनों से बना होता है, दोनों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी इस सेलों पर रहे हैं, वे जीवाश्म भी कहते हैं, जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तन हो सकती है। चित्र 2.3 में दर्शाया गया। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्प्लेट में एक चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। अब देखो, यहाँ कुछ बात बोली है, ये ऐसे होता है, चिकनी मिट्टी प्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन होता है। तो यहाँ जो दर्शाए गए हैं 2.3 में जो चित्र दर्शाए गए हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कायांतरित सेलों में परिवर्तन अवसादी सेल। तो सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर, क्या बोलता है, कठोर सेलों का उपयोग किसके लिए, घर मतलब सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर जिसको पिट्टू बोलते हैं, चिबिड्डी जिसको स्टापू या किटकिट कहते हैं, 5 पत्थर गिटकिट में गिट्टी आदि आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि से पूछकर क्या अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। सच में, आओ कुछ करके सीखते हैं। ये क्या कहना चाहता है, जैसे जो बोला गया है कि लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरी सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। अब सेल चक्र कोई पूछ लेगा तो आप तो समझ ही गए, अब बता ही देंगे, आप लोग स्मार्ट बच्चे हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नीय सेल बन जाता है। अग्नीय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में
छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रव्य मैग्मा बन जाते हैं। यह द्रव्य मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे यहाँ दिखाया गया है दोस्तों, अब देखिए ये अवसादी है, ये देखिए यहाँ आग्नेय सेल बना है, आग्नेय सेल बना था। उसके बाद यहाँ अवसाद तल छट हो गया, मतलब टूट फूट के बिखर गया। उसके बाद अवसादी सेल बन गया। अवसादी सेल के बनने के बाद कायांतरित हो गया। उसका कायांतरित होने के बाद वो क्या बन गया, फिर मैग्मा बन गया। कायांतरित होता है, कुछ चले गया, मैग्मा डायरेक्ट बन गया। इस प्रकार से होते हैं जो चक्र चलते हैं, इस प्रकार से। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिसका निश्चित भौतिक गुण धर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे क्या, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, उसके बाद पेट्रोलियम हो गया। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है। जैसे क्या, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, यूरेनियम हो गया आदि। तो यहाँ कुछ कहना चाहता है कि ये क्या कहना चाहता है, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। आओ कुछ करके सीखें। तो बोलता है कि आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्रित करें। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ अभ्यास जो है इसको करने का कोशिश करें ताकि बातें अच्छी से समझ में आए और इसका प्रश्न जवाब सही तरीके से दे सकें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर भी करें ताकि हमें वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले, ताकि वीडियो बनाने में हमें खुशी मिले।